हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। क्या हाल है यार आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो हमने कोशिका के दोनों चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो टॉपिक वाइज उनकी वीडियोस अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके या फिर चैनल पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पुष्पी पादपों की आकारिकी इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मूल, तना और पत्ती के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज हम बताएंगे आपको, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी रहेगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपके नीट 24 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए और भी काफी सारे क्वेश्चंस और रेगुलर के जो क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, पुष्पी पादपों की आकारिकी। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे मूल, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज, कुछ प्ररूपी पुष्पी पादपों का अर्थ, तकनीकी विवरण और सोलेनेसी। आज की इस वीडियो में हम इन 3 को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे अगली में इस 3 और उस अगली वीडियो में इस 3, तो 3 पार्ट में इन पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं मूल, उसके बाद तना और फिर पत्ती के बारे में। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले मूल के बारे में पढ़ते हैं। तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें मूलांकर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। प्राथमिक मूल कौन सी होती है? प्राथमिक मूल होती है आपकी ये जो एक बेस होता है ना, कंप्लीट बेस होता है, वो होता है प्राथमिक मूल। तो ये कब बनती है? द्विबीजपत्री पादपों में, जब मूलांकर जो है वो लंबा होता है। मूलांकर जब लंबा होता है तो प्राथमिक मूल बनती है जो कि मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वी मूल होती है जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। इससे जो अलग अलग मूल्स निकलती है ना, ये क्या होती है? पार्श्वी मूल होती है। और इनको हम प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक मूल कहते हैं। और इस पूरे को यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सभी मूल को मिला के पूरा जो है वो एक हमारा मूल तंत्र बनता है। क्लियर है गाइस? तो हमारी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल बनकर क्या बनती है? पूरा हमारा मूल तंत्र बनता है। ठीक है, प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती है। ठीक है, प्राथमिक मूल तथा इसकी जो शाखाएं हैं वो मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, ये मुसला मूल तंत्र है। और इसका उदाहरण अगर आप बताएं तो सरसों का पौधा आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं जिन्हें हम झगड़ा मूल तंत्र कहते हैं। आप देख सकते हैं फोटो के, यहाँ पर झगड़ा मूल तंत्र की आपको फोटो नहीं दी होगी, चलो बाद में आप देख लीजिएगा। दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है? प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। अल्पायु होती है तो इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है और ये मूल जो है वो तने के आधार से निकलती है जिन्हें हम झगड़ा मूल तंत्र कहते हैं। गेहूं का पौधा आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। कुछ पौधे जैसे कि घास हो गया, बरगद हो गया, इनमें मूल मूलांकर की बजाय पौधों के अन्य भाग से निकलती है और इन्हें हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। ये देखो आप, ये मूल जो है आपकी, यहाँ पर मूल जो है वो मूलांकर की बजाय अन्य तनों वगैरह से निकलती रहती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? अपस्थानिक मूल कहेंगे। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल तंत्र का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है मिट्टी से पानी, खनिज लवण अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना और पादप नियामकों का संश्लेषण करना। ये मेनली वर्क होता है जो मूल तंत्र होता है उसका। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, मूल के क्षेत्र। मूल का जो शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है, जो शीर्ष होता है अंगुलित वो मूल गोप से ढका रहता है और ये क्या करता है? कोमल शीर्ष की तब तक रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है, जब क्या होती है? कमजोर होती है। तो उस कंडीशन में जो ऊपर का कोमल शीर्ष होता है, टॉप होता है ऊपर का, उसकी रक्षा कौन करता है? गोप करता है। ठीक है, जब रास्ता एक बार बन गया मिट्टी में तो जड़ें मजबूत हो जाती है और जैसे ही जड़ें मजबूत हुई तो पौधा भी आपका मजबूत हो जाता है।
मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है। क्लियर? तथा इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जिनमें बार बार विभाजन होता रहता है। इस क्षेत्र में समीप स्थित कोशिका शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र बोलेंगे। दीर्घीकरण क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उनमें विविधता और परिपक्वता आती है। इस दीर्घीकरण के समीप जो स्थित है इसको हम परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। ये आपका परिपक्वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत पतली पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये आपको धागे जैसी संरचनाएं दिख रही होंगी, इन्हें हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे मूल रोम। इनका काम क्या होता है? मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये इनका मेनली काम रहता है। ये मेरिस्टेमी आपका सक्रियता क्षेत्र रहता है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र रहता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं काफी छोटी और पतली भित्ति वाली होती है। इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और बार बार इसमें विभाजन होता रहता है। ये आपका मूल गोम रह गया, ये आपका मूल गोम आ गया और मूल गोम से ऊपर का ये जो क्षेत्र रहता है इतना सा, ब्लैंक करके दिखाता हूँ, ये आपका इतना सा जो क्षेत्र रहता है ये मेरिस्टेमिक सक्रियता क्षेत्र रहता है। इसके ऊपर आपका दीर्घीकरण क्षेत्र आ गया जिनमें काफी ज्यादा जो है परिपक्वता पाई जाती है। सॉरी, ऊपर वाले में इसमें काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तने की, तो ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं? देखते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है। अक्ष का ऊपरी भाग क्या होता है? तना होता है जिस पर शाखाएं रहती है, पत्तियां रहती है, फूल रहते हैं, फल रहते हैं, ये सारा कुछ होता है। अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से ये विकसित होता है। तने पर गांठ और पोरियां होती हैं। ध्यान रखिएगा, तने पर गांठ होती है और पोरियां होती हैं। उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसको हम बोलते हैं गांठ। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है, मतलब छोटा होता है, वह हरा होता है और बाद में वे काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। ये तो हम सबको पता ही है। तने का मेनली वर्क क्या होता है? शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल, फलों को संभाल के रखना, पानी, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। कुछ जो तने होते हैं वो भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन के भी कार्य संपन्न करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पत्ती के बारे में। तो पत्तियां पार्श्वीय होती है, पार्श्वी और चपटी संरचना होती है। आपने देखा होगा पत्ती पार्श्वी होती है और चपटी संरचना होती है, जो तने पर लगी रहती है और गांठ पर होती है। अभी पीछे ही बता के हटा हूं कि गांठ क्या काम करता है। गांठ से पत्तियां निकलती है। इसके कक्ष में कलियां होती है और कक्षीय कली बाद में शाखाओं में विकसित हो जाती है। ये देखो, ये जो आपका पत्ती रहती है इसमें छोटी छोटी आपको कलियां दिखती होंगी और ये कलियां ही क्या होती है? बाद में शाखाओं में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्रोर के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। पत्तियां अगर बिसारी रूप में लगी रहती है। अगर अभिसारी आपको दे देंगे क्वेश्चन में कि पत्तियां किस रूप में लगी रहती है, तो याद रखिए पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती है। ये पौधे की बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? मेनली भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्रारूपी पत्ती के 3 प्रकार होते हैं: पर्णधार, पर्णवर्त और स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पत्ती पर्णधार होती है ये क्या होती है? इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णधार फूल जाता है। ऐसे पर्णधार को पर्णवर्ततलप कहते हैं। जो पर्णवर्त होता है, 3 चीजें पढ़ी थी आपको: पर्णधार, पर्णवर्त और स्तरिका। तो पर्णधार पता लग गया आपको। पर्णवर्त की बात करें तो पर्णवर्त पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। ठीक है, तो एक अरेंज करता है अच्छे से। लंबा, पतला, लचीला पर्णवर्त
जो होता है वो स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है पौधों को, ताकि पौधों की हर एक पत्ती को ताजा हवा मिलती रहे। अब बात आती है स्तरिका की, तो स्तरिका क्या करती है, पत्ती को हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं होती है, शिरिकाएं होती हैं, और इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं क्या करती है, पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है, स्ट्रॉन्गनेस, और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में जो तरीका है उसकी आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। शिरा विन्यास, पत्ती में ही शिरा विन्यास है। पत्ती और शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। जब जो शिरिकाएं हैं वो स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तो उसे जलिका शिरा विन्यास कहते हैं। ये देखिए आप पत्ती पर आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा जाल सा है एक, ठीक है। तो इस पूरे जाल को हम क्या बोलेंगे, जलिका शिरा विन्यास कहेंगे। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है जब शिरिकाएं समानांतर होती है, और इससे जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं तो इसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, और ये एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। द्विबीजपत्री पौधों में क्या मिलता है, जलिका शिरा विन्यास, और एक बीजपत्री पौधों में क्या मिलता है, समानांतर शिरा विन्यास। नेक्स्ट अगर बात की जाए पत्ती के प्रकार के बारे में, तो जब पत्ती की स्तरिका छिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तो वह होती है सरल पत्ती। जब पत्ती की जो स्तरिका है वो अछिन्न होती है और कटी हुई लेकिन ये जो कटाव है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तो ये सरल पत्ती हो गई, सरल पत्ती कहलाती है। जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाए और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल और संयुक्त दोनों पत्तियों में पर्णवर्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। जो संयुक्त पत्ती होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, एक होती है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। इसमें बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्य शिरा के रूप में होती है स्थित होते हैं, जैसे कि ये वाली पत्ती आप देख सकते हैं, ये आपकी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है। और एक होती है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, इसमें एक ही बिंदु अर्थात पर्णवर्त की चोटी से जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं एक ही बिंदु से सारी ये जो शिराएं निकली है वो जुड़ी हुई है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे हस्ताकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। आगे आता है हमारा पर्ण विन्यास। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को हम पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में क्या होता है, एक अकेली पत्ती होती है और प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि गुड़हल का प्रत्येक गांठ पर एक अकेली पत्ती है जो कि लगी रहती है, ठीक है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में जो ये तो हो गया आपका एकांतरण। सम्मुख प्रकार की बात करें तो सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। आप देखो एक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकली है जो कि एक दूसरे के सम्मुख है, ठीक है। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्करदार, नाम से ही स्पष्ट है, चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे कि एल्सोटोनिया, डेविल ट्री, ठीक है। ये हो गया आपका, ये होगी चक्करदार पर्ण विन्यास, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।